नमस्कार नेपाली मित्रों, आज आपको बताएंगे कि हिस्ट्री में नेपाल के साथ में इतना बड़ा धोखा होने वाला था एक बार कि नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने वाले थे चीन और अमेरिका। और उस बार यदि नेपाल शांति क्षेत्र घोषित हो जाता तो आज नेपाल के पास केवल 10,000 सेना होती। और आपको ये भी बताएंगे कि राजा वीरेंद्र को भी एक बार सैनिक तख्ता पलट होने का डर लग गया था। उनको लगा कि अब सैनिक तख्ता पलट हो जाएगा, इससे अच्छा है नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करवा दो और नेपाली सेना को ही कम कर दो, मात्र 10,000 की संख्या में। समझिए पूरी बात। नेपाली सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनको गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि भारत में दी जाती है और भारतीय सेना के जो चीफ इन कमांडर होते हैं उनको नेपाली सेना में या नेपाल की तरफ से गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है 1947 से पहले। इसका मतलब क्या था, 1947 के बाद ये उपाधि चालू हुई, लेकिन दर्जा ये 1857 से ही मिलता है। यानी नेपाल में जो जंग बहादुर राणा लोग हुए हैं इनके पास में इतनी पावर थी कि ये अंग्रेजी सेना का इस्तेमाल किसी भी देश से लड़ने में कर सकते थे। कौन से अंग्रेजी सेना? ब्रिटिश भारत की सेना। ब्रिटिश भारत की जो सेना थी, अगर उसके बड़े कमांडर युद्ध में मारे गए तो नेपाली सेना अध्यक्ष को इतनी पावर थी कि वो उस सेना को आदेश दे सकता है कि यहाँ लड़ाई लड़ना है। इतनी पावर दी गई थी जंग बहादुर राणा लोगों को, यानी नेपाली सेना अध्यक्षों को। कब? 1947 से पहले। क्योंकि नेपाल जो है ब्रिटेन का बहुत मजबूत सहयोगी रहा है। यानी कह सकते हैं नेपाली सेना में भारत का प्रभाव खूब रहा है और पहले से ही रहा है। पहले ब्रिटिश भारत का रहा, आज भारत का प्रभाव भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो एक समय क्या हुआ कि जब किंग वीरेंद्र को लगा कि नेपाल में सैनिक तख्ता पलट हो सकता है। नेपाल में 2 तख्ता पलट का खतरा महसूस करते थे किंग वीरेंद्र। एक कांग्रेस पार्टी द्वारा, जनता द्वारा तख्ता पलट करना, दूसरा भारत के कहने पे नेपाली सेना तख्ता पलट कर दे। ये खतरा हमेशा महसूस होता था किसको? किंग वीरेंद्र को। लेकिन राजा के चीन से अच्छे संबंध रहे और उस समय चीन और अमेरिका एक साइड थे, भारत और रूस एक साइड थे। 1971 में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो नेपाल में बड़े स्तर पे आवाजें उठ गई। जब भारतीय सेना लड़ने गई बांग्लादेश में, दोनों फ्रंट पे वार कर रही थी, तो नेपाली सेना से भी नेपाली सेना कुछ अपने जवान भारत को दे, ये मांग नेपाल में उठने लग गई थी। क्योंकि उस समय भारत के विरोध में पाकिस्तान, सारे यूरोपीय देश, अमेरिका, चाइना और मुस्लिम देश आ गए थे। यानी एक तरफ भारत अकेला था, दूसरी तरफ ईसाई देश, मुस्लिम देश, अमेरिका, चीन थे। हाँ, सोवियत संघ केवल भारत के साथ में था। तो नेपाल में जन स्तर पर यह आवाज उठी कि भाई नेपाल को भी अपनी सेना भारत की सहायता के लिए देनी चाहिए। ये आप पुराने लोगों से पूछ सकते हैं या 1971 के अखबार होंगे उनमें पढ़ सकते हैं। नेपाली सेना यदि भारत के लिए मदद के लिए आती तो भारतीय सेना की कुछ न कुछ पावर जरूर बढ़ती। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अमेरिका, चाइना और नेपाली किंग को एक चीज का साफ क्लियर हो गया कि नेपाली सेना भारत के इशारे पे राजा वीरेंद्र का तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन संदेह हो गया था। जबकि भारत नेपाली सेना द्वारा तख्ता पलट नहीं करवा सकता था। कारण, जैसे पाकिस्तान की सेना में आधा आदमी चाइना के, आधा अमेरिका के हैं, वैसे ही नेपाली सेना में बहुत सारे बड़े अधिकारी अमेरिका की भी बात मानते थे, चाइना की भी बात मानते थे और भारत की भी बात मानते थे। कह सकते हैं कि नेपाली सेना में प्रभाव लगभग सभी का रहा, चाइना, अमेरिका, भारत। लेकिन भारत का कुछ ज्यादा बताते हैं। तो किंग वीरेंद्र को जब एहसास हुआ कि कहीं सेना तख्ता पलट ना कर दे, तब किंग वीरेंद्र ने नेपाल को शांति राष्ट्र घोषित करने की बात कही। और शांति राष्ट्र घोषित हो जाता नेपाल तो नेपाल के पास में केवल आज की डेट पे 10,000 सेना ही होती। शांति राष्ट्र घोषित होने का मतलब होता है सेना को कम करना। चीन, अमेरिका ने फटाफट बोल दिया कि हाँ, नेपाल को शांति राष्ट्र घोषित करना ही होगा ताकि नेपाल की सेना को कम किया जाए। लेकिन भारत और रूस ने नेपाल को शांति राष्ट्र घोषित नहीं होने दिया। यानी नेपाल के पास जो आज 1 लाख की सेना है
वो भारत की वजह से है। नहीं तो चीन अमेरिका तो आपको शांति राष्ट्र घोषित करवा के आपकी सेना को ही समाप्त कर देते। देखिए, अभी बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो भारत में तो आवाजें उठी, नेपाल में भी आवाजें उठी है कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब साफ है कि भारत नेपाल के बीच में जितने भी मतभेद हों, लेकिन लास्ट में नेपाल को भारत के साथ आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि भारत की जंग उन देशों से है जो कि हिंदुओं का विरोध करते हैं, और नेपाल कहीं न कहीं हिंदू देश जरूर है। इसलिए न चाहकर भी नेपाल को लास्ट में भारत का साथ देना ही पड़ेगा। ये कैसे पता लगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसमें नेपाल की तरफ से भी आवाजें उठी है। तो हमने आपको बताया कि अमेरिका, चीन नेपाल को शांति देश घोषित करना चाहते थे। नेपाल यदि शांति देश घोषित हो जाता तो नेपाल की सेना को कम कर दिया जाता। नेपाल के पास सेना होना जरूरी है। और सोचिए, नेपाल के पास तब केवल 10,000 की सेना होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नेपाल में देखा मैंने कि वो भारत को गाली देते हैं कि भारत ने हमें शांति राष्ट्र घोषित नहीं होने दिया, लेकिन नेपाल के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शांति राष्ट्र घोषित होने का मतलब होता क्या है। आपको ऐसा लगता है कि शांति राष्ट्र या शांति क्षेत्र घोषित हो गया तो नेपाल में कोई झगड़ा, दंगा, फसाद नहीं होगा और पूरी दुनिया कहेगी नेपाल शांति क्षेत्र है। शांति राष्ट्र क्षेत्र घोषित होने का मतलब होता है कि उस देश की सेना को कम कर दिया जाता है और कहा जाता है इस देश का किसी भी देश से लड़ाई नहीं है। सीधा आप समझें कि शांति राष्ट्र या शांति क्षेत्र जब कोई देश घोषित होता है तो उसकी सेना सीधे कम कर दी जाती है। तो नेपाल की सेना किंग वीरेंद्र कम क्यों करना चाह रहे थे? कारण उन्हें भी तख्ता पलट का डर था। हालांकि मैं किंग वीरेंद्र का बहुत बड़ा सपोर्टर आदमी हूं और नेपाल में राजशाही को 100% समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे समर्थन करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं किंग वीरेंद्र का समर्थक आदमी रहा हूं, लेकिन किंग वीरेंद्र ये गलती कर रहे थे कि नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करवाना चाहते थे। ये किंग वीरेंद्र की बहुत बड़ी गलती होती। अभी नेपाल के पास 1 लाख सेना तो है कम से कम। कभी फ्यूचर में भारत चीन में लड़ाई हो सकती है, तब नेपाली भूमि में चीन घुसेगा ही घुसेगा, इधर से भारत भी घुसेगा ही घुसेगा। जब पूरी लड़ाई होगी तब उस समय नेपाल के पास में रोकने के लिए तो सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी नेपाल को 2.5-3 लाख की सेना की जरूरत है। इस समय दुनिया का माहौल बहुत खराब हो चुका है, कभी भी विश्व युद्ध भड़क सकता है और सभी देश इसके चपेटे में जरूर आएंगे। और नेपाल तो भारत और चीन के बीच में है, नेपाल तो न चाहते हुए भी चपेटे में आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने बहुत ही अच्छा किया, नेपाल को शांति देश, शांति क्षेत्र घोषित नहीं होने दिया।